हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल मुनसब सर केमिस्ट्री के अंदर में। तो झारखंड एकेडमी काउंसिल के अंदर में क्लास 12 की एग्जामिनेशन अब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे आ चुका है। 23 फरवरी यानी कल के दिन ही आपकी केमिस्ट्री की पेपर भी होने वाली है। आई होप आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। हमने एग्जाम की तैयारी के लिए एक सीरीज भी चालू किया था और उसके अंतर्गत हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने की भी कोशिश की थी। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था। उसी सीरीज के अंदर में हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। आज के हम लोग के पास जो पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है वो है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। क्वेश्चन में आमतौर पे एक क्वेश्चन तो IUPAC नोमेनक्लेचर से आते ही आते हैं। हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो IUPAC नोमेनक्लेचर कंपाउंड का होगा वो क्या क्या हो सकता है। तो देखो, IUPAC लिखने के लिए ना हमारे पास एक फॉर्मेट होता है। क्या होता है? फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट होता है जरा देखें। हमारे पास एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट है हमारे पास, सबसे पहले आपको ब्रांचिंग को दिखानी पड़ती है। अगर कंपाउंड में कोई ब्रांचिंग हो तो ब्रांचिंग को आप पहले दिखा दीजिए। इसके बाद हमें दिखाना होता है साइक्लो कंपाउंड को। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई साइक्लिक का पार्ट है तो उसको एक्सप्लेन करना होगा सेकेंड टाइम में। थर्ड में हमें एक्सप्लेन करना होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट को एक्सप्लेन करना पड़ता है। अच्छा, वर्ड रूट क्या होता है? तो वर्ड रूट को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये सारी चीजें होती है। इसके बाद अगर मान लो सिंगल बॉन्ड होता है तो AN से दिखाते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो EN से दिखाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम लोग YN से दिखाएंगे। और लास्ट में हम लोग कनेक्ट करेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप को। किसको? मेन फंक्शनल ग्रुप को। और आपको ये बात पता है किसी कंपाउंड के अंदर में फंक्शनल ग्रुप कोई एक ही मेन होता है, बाकी जो होते हैं वो सब ब्रांचिंग की तरह काम करता है या फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। ठीक ना? इस फॉर्मेट के मद्देनजर रखते हुए हम लोग कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करने की बात सोचते हैं। तो हमारे पास ये एक कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड का हमें IUPAC नोमेनक्लेचर लिखनी है। देखो, IUPAC लिखने के लिए ना सबसे पहले दो रूल को माइंड में रखना पड़ता है। एक होता है लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना और दूसरा होता है उसी चेन का नंबरिंग करना। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन को बाबू हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 5 कार्बन की चेन आपको साफ साफ दिख रही होगी। तो 5 कार्बन की चेन आपको दिखाई दे जाती है। इसके बाद चेन को सेलेक्ट करने के बाद आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने का तरीका दोनों साइड से आप करके चले। मैं इधर से कर रहा हूं तो 1 2 3 4 और 5, नीचे से करें तो 1 2 3 4 और 5। अब कौन सा ट्रेंड सही होगा, कौन सा ट्रेंड गलत होगा, ये हम लोग को पता करना है। तो उसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहां पे। तो मेन फंक्शनल ग्रुप है आपके पास कीटोन का। दिस इज अ मेन फंक्शनल ग्रुप। और आपको ये शुरू से पता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर में मेन फंक्शनल ग्रुप कोई एक ही होता है, बाकी जो होते हैं वह सब आपके ब्रांचिंग होते हैं। क्या होते हैं? ब्रांचिंग होते हैं। तो हम लोग यहां पे मेन फंक्शनल ग्रुप को नोटिस करते हैं कि मेन फंक्शनल ग्रुप को इस वाले ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो कितना नंबर मिलता है, इस वाले ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो कितना नंबर मिलता है, और जो सबसे लोवेस्ट वाला ट्रेंड होगा हम लोग उसी को सिलेक्ट करके चलेंगे। तो ऊपर वाला से चल रहे हैं तो इस कीटोन को 4 कार्बन मिल रहा है, नीचे वाले से चल रहे हैं तो इस कीटोन को 2 कार्बन मिल रहा है। तो छोटा कौन सा हुआ? 2 वाला। तो ये ट्रेंड आपका सही है और ये ट्रेंड आपका क्या है? गलत है। अब सिंपल इस फॉर्मेट को यूज करके हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे। पहले ब्रांचिंग को देखते हैं। तो 2 ब्रांचिंग है बेटा, एक है ब्रोमीन वाला और एक है मिथाइल वाला। तो ब्रोमीन का पहला वर्ड B और मिथाइल का पहला वर्ड M। तो B अल्फाबेट में पहले आता है और मिथाइल का M अल्फाबेट में बाद में आता है। तो पहले B को एक्सप्लेन करेंगे। तो ब्रोमीन है आपके पास 4 कार्बन पे, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो। ठीक। इसके बाद इसी ट्रेंड में मिथाइल ग्रुप 3rd कार्बन पर है, तो लिखेंगे 3 मिथाइल। 3 मिथाइल, 2 ब्रांचिंग हो गया एक्सप्लेन। साइक्लिक का पार्ट नहीं है तो इसको यूज नहीं करेंगे। वर्ड रूट है नंबर ऑफ कार्बन।
कितना कार्बन है, देखो 5 कार्बन है, तो बोलेंगे पेंट। अब सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग एन को यूज करेंगे। उसके बाद हो गया आपके पास एन, और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप सेकेंड कार्बन वाले पर है तो इसको बोल देंगे सेकेंड, और कीटोन के लिए ओ एन ही लिखते हैं। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन 2,1 कह सकते हैं। इसी तरीके से अगला वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। वही रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। पहले मैं लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया, ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन हुआ, दिस इज अ लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसकी नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग करने का तरीका दोनों साइड से रहेगा। इधर से करते हैं तो आपके पास 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। इधर से भी कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। इधर वाले ट्रेंड को देखें तब भी कीटोन थर्ड कार्बन पे आ रहा है, इस वाले ट्रेंड से देखें तब भी कीटोन थर्ड कार्बन पे आ रहा है। मतलब कीटोन का नंबरिंग या फिर लोकेंट दोनों ट्रेंड से आपको सेम मिल रहा है। तब बात आती है सब्स्टिट्यूएंट वाले पर। तो इस वाले ट्रेंड से ब्रांचिंग सेकंड पे और 4 पे दिख रहा है, इस वाले ट्रेंड से भी ब्रांचिंग सेकंड पे और 4 पे दिख रहा है, मतलब वो भी सेम है। तो अब बात आ जाती है कि उस सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मान के चले। तो इस ट्रेंड से जो क्लोरीन आया उसको 2 नंबर मिला है और मिथाइल को 4 नंबर मिला है। इस ट्रेंड से मिथाइल को 2 नंबर मिला है और क्लोरीन को 4 मिला है। तो अच्छा कौन है, अल्फाबेटिकल में सी पहले आएगा तो इसको लोअर नंबर देख लो, तो क्या होगा 2 क्लोरो कह सकते हैं, 2 क्लोरो। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 मिथाइल का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद 5 कार्बन है तो बोलेंगे पेंट, सब सिंगल तो एन, और थर्ड पोजीशन पे कीटोन है तो बोलेंगे 3ON। तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन 3,1, आप इसको ले सकते हैं। इसी स्टेज में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले वही आप लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो, तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। नंबरिंग करें जरा, मैं इधर से नंबरिंग करता हूं, पहले 1 2 3 4 5, ऊपर से करें 1 2 3 4 और 5। अब देखो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो OH भी फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन भी फंक्शनल ग्रुप है। सीनियर कौन है, तो सीनियर कीटोन है, तो इसको लोअर नंबर मिलना चाहिए। तो इस वाले ट्रेंड से 2 नंबर मिलता है और इस वाले ट्रेंड से 4 नंबर मिलता है। तो अच्छा कौन है, जो 2 वाला की बात हो रही है, यानी ऊपर वाला सही होगा, नीचे वाला क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब लिखना स्टार्ट करें। तो ब्रांचिंग में देखें तो ये भी ब्रांचिंग और ये भी ब्रांचिंग है। OH का प्रीफिक्स आप हाइड्रोक्सी यूज करते हैं और CH3 मिथाइल का M यूज करते हैं। अल्फाबेट में पहले कौन आता है, H, तो H को पहले लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा 4 हाइड्रोक्सी, फिर होगा 4 मिथाइल, फिर हो गया 5 कार्बन के लिए पेंटेन, और सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है तो ON ही कर देंगे हम। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या बनेगा, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2,1 आप कह सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं कि अगले कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा। जैसे इस वाले केस वही फॉर्मेट यूज करना आपको। लॉन्गेस्ट चेन को पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए, हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया। नंबरिंग करना है दोनों साइड से, इधर से करेंगे 1 2 3 4 और 5, नीचे से करेंगे 1 2 3 4 और 5। अब इसमें देखो तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, यानी इसको लोअर नंबर मिलना चाहिए। तो इधर वाले ट्रेंड से 2 नंबर और इधर वाले ट्रेंड से 4 नंबर, तो लोअर वाला सही है और हायर वाला गलत है। तो इस ट्रेंड में देखें तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप यानी ब्रांचिंग आ जा रही है, तो थर्ड पोजीशन पे हम लोग दे देंगे मिथाइल का पार्ट, ब्रांचिंग का काम हो गया। साइक्लिक नहीं है तो साइक्लिक यूज नहीं करेंगे, आपको मैं फॉर्मेट सिखा दिया यहां पे, साइक्लिक को यूज नहीं करेंगे। उसके बाद है वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन कितना है 5, तो मिथाइल के बाद हो गया पेंटेन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल के लिए AN यूज कर लेंगे, तो पेंट के बाद AN हो गया। कीटोन आपके सेकंड कार्बन पर है तो सेकंड पर ONE हो गया। तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हुआ, 3 मिथाइल पेंटेन 2,1 आप इसको ले सकते हैं।
अगला क्वेश्चन अगर देखें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पर, इसमें क्या कहता है, तो इसमें सबसे पहले तो स्ट्रक्चर आपको बना के देखना पड़ेगा। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, CH3, C ऊपर में ले सकते हैं इथाइल दैट इज CH2CH3, और एक नीचे में भी दिया गया CH2 एंड CH3, दो मॉलिक्यूल ऑफ C2H5 था, तो एक ऊपर कर दिया एक नीचे कर दिया। इसके बाद हो गया CH2 और उसके बाद हो गया Br। फॉर्मेट वही रखना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कीजिए आप। तो यहां पे मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन मान के चल रहा हूं, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन। आपको पता है कि ये वाला पार्ट भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है या ब्रांचिंग है, और ये वाला भी क्या है, ब्रांचिंग है, दोनों ही ब्रांचिंग है आपके। ठीक, तो मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। किधर से भी चलेंगे तो ब्रांचिंग का पोजीशन सेम ही मिलने वाला है। अब ये है ब्रोमो मिथाइल का पार्ट और ये है आपके पास मिथाइल का पार्ट। तो आप लिख सकते हैं पहले इसको, क्योंकि ब्रोमीन का पहला वर्ड बी है तो अल्फाबेट में पहले लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो मिथाइल, 3 ब्रोमो मिथाइल, एक पहला ब्रांचिंग हो गया। दूसरा ब्रांचिंग था मिथाइल, तो थर्ड पोजीशन पे फिर से हो गया मिथाइल। साइक्लो है नहीं तो साइक्लो को यूज नहीं करेंगे। वर्ड रूट कितना है, 5 का, तो 5 के लिए बोलेंगे पेंट। हर एक कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा और लास्ट में ई कर देंगे। ठीक, लेकिन किसी किसी बुक में इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दूसरे तरह से करता है। कैसे, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। CH3, C, CH2 और Br, ऊपर में है CH2 और CH3, और नीचे में भी है CH2 एंड CH3। तो इसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एनसीईआरटी में कुछ और तरीके से किया हुआ है। अगर आप यहां से देखिए तो ये वाला ट्रेंड को मानता है और नंबरिंग करता है यहां से 1 2 3 और 4, और कहता है क्या, फर्स्ट पोजीशन पे Br है तो बोल देंगे इसको 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल और सेकेंड पोजीशन पे इथाइल है तो बोलेंगे 2 इथाइल, और सेकेंड पर ही क्या है आपके पास मिथाइल का पार्ट है, और 4 कार्बन है तो इसको हम लोग ब्यूटेन कह देंगे। बट ये आमतौर पे गलत नोमेनक्लेचर है, इसका करेक्ट नोमेनक्लेचर ये वाला होता है। लेकिन एग्जाम में चूंकि एनसीईआरटी पैटर्न पर एग्जाम होती है तो आप इसी को सही लेकर के चलेंगे। ठीक है, इसी में अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला कह रहा है, उसी तरीके से बनेगा जैसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर बेटा, CH3C, यहां पर हो गया Cl, ऊपर में दिया गया है CH2 और CH3 C2H5 के लिए, फिर ये CH2 हो गया और ये CH3 हो गया। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर देखें ध्यान से, लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाला दिख रहा है, ये वाला लॉन्गेस्ट चेन है, 5 कार्बन की चेन दिख रही है। तो यहां से चलेंगे 1 2 3 4 और 5, इधर से भी चलेंगे तो थर्ड ही नंबर पे ब्रांचिंग आएगा। तो थर्ड पोजीशन पे हो गया क्लोरीन तो पहले क्लोरो लिख देंगे, थर्ड ही पोजीशन पे हो गया मिथाइल तो मिथाइल लिख देंगे, और 5 कार्बन हो गया पेंट और लास्ट में जोड़ देंगे AAA। तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक, उसी तरीके से अगले वाले को देखें तो इसमें अगर देखो, ठीक है, यहां पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और यहां पे 3 कार्बन है, बट यहां पे फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, उसको लोअर नंबर दिया जाता है। तो यहां पे सेलेक्ट करेंगे हम लोग चेन को फंक्शनल ग्रुप की वजह से, और नंबरिंग कर देंगे यहां से 1 2 3, इधर से करेंगे 1 2 3। तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोअर नंबर मिलना चाहिए। तो ऊपर वाला ट्रेंड से 1 मिला और नीचे वाला ट्रेंड से 3 मिला, तो हायर वाला गलत और लोअर वाला सही हो गया। अब थर्ड पोजीशन पे ये जो पार्ट है ये ब्रांचिंग की तरह काम करेगा। तो थर्ड पोजीशन पे फिनाइल का पार्ट है तो बोलेंगे 3 फिनाइल, 3 फिनाइल। फिर साइक्लिक का पार्ट नहीं है चेन के अंदर में तो साइक्लिक का बात नहीं यूज करेंगे। उसके बाद 3 कार्बन है तो बोलेंगे प्रोप, सब सिंगल है तो प्रोपेन हो गया, और फर्स्ट पोजीशन पर है कार्बोक्सिलिक एसिड तो बोल देंगे ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या होगा, 3 फिनाइल
प्रोपेन 1 ओइक एसिड आप इसको कह सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें 1 को नहीं दिखाना चाहते हैं तो इनको मिला के भी लिख सकते हैं। कैसे? 3 फिनाइल प्रोपानोइक एसिड भी आप इसको कह सकते हैं, प्रोपानोइक एसिड, तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था जो IUPAC नोमेनक्लेचर आपको लिखनी थी। तो पहले आप इसको देखो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द मेथड विच एसीटोन इज प्रिपेयर्ड। दो तरीके से आप इसको रिएक्शन पे दिखाएंगे। एक मैं यहां पे यूज कर देता हूं आपको, एक मैं यूज कर देता हूं, इसको ले लेते हैं। पहला फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसको दिखाएं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एसीटोन बनेगा इसके लिए बात करते हैं। तो एसीटोन बनाने के लिए मैं मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को यूज कर रहा हूं। दिस इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसको रिएक्ट करवा दिया मिथाइल साइनाइड के साथ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड और N, जैसे मिथाइल साइनाइड। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? मिथाइल साइनाइड बोल रहे हैं, मिथाइल साइनाइड। और इसको आप क्या कह सकते हैं? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब देखें जरा, पता है आपको मैग्नीशियम में प्लस होता है और अल्काइल में माइनस होता है। इसमें कार्बन में प्लस होता है और नाइट्रोजन में माइनस होता है। पार्शियल माइनस कहने का मतलब है पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर रखा हुआ है। करना कुछ नहीं है, इसके माइनस को इसके प्लस के पास भेज दो, इसके माइनस को इसके प्लस के पास भेज दो, इसका माइनस गया इसके प्लस के पास और इसका प्लस गया इसके माइनस के पास। जब ऐसा हो गया तब क्या बना? तो CH3C, इसका माइनस इसके प्लस पास, तो क्या हुआ? CH3 हो गया, डबल बॉन्ड, फिर Na। अब इसका प्लस इसके माइनस के पास गया तो क्या बना? MgCl बना। अब एक बार जरा समझना, यहां बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ना, एक बॉन्ड टूटेगा तभी जाके ये जुड़ेगा। नाउ अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पानी के साथ रिएक्शन करवा दिए हम लोग। जैसे ही पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो आप इस पानी को कैसे अरेंज करना समझना जरा। पानी को ऐसे लिख रहा हूं मैं, O और इधर दे रहा हूं H2, पानी हो गया। अब बीच से बॉन्ड को कट कर दिया हम लोग, तो क्या बन गया हमारे पास? एसीटोन का पार्ट, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, दिस इज एसीटोन। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया? तो बन गया सर MgCl, है ना, और यहां पर हो गया आपके पास NH2। आप ये ले सकते हैं, या फिर फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवा करके आप अमोनिया को भी बाहर निकाल सकते हैं। खैर बाई प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, मेन हमारा मेन प्रोडक्ट होना चाहिए। यानी एसीटोन का प्रोडक्शन हो गया जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मिथाइल साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ये पहला मेथड हो गया। अगर यहीं पे हम दूसरा मेथड यूज करें, दूसरा मेथड अगर यूज करें तो मैं यूज करता हूं कॉपर डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट, कॉपर डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट। तो कॉपर डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट के माध्यम से भी हम लोग एसीटोन का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। अब वो कैसे बनेगा? तो इसके लिए कंसीडर करते हैं हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल को। किसको कंसीडर कर रहे हैं? 2 डिग्री एल्कोहल को। दिस या 2 डिग्री एल्कोहल, है ना। इसको हम लोग कॉपर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, हिट करवा देते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन टाइप रिएक्शन होती है। करना कैसे आपको सिंपल है यहाँ पे कि यहां पर आपको हाइड्रोजन को सोचना बंद कर देना है। हाइड्रोजन हटा तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अगर डबल बॉन्ड देंगे तो CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 हो जाएगा, और रिलीज क्या करेगा? तो हाइड्रोजन गैस, वही हाइड्रोजन होगा जो यहां पर आपने कट करके बाहर निकाले। तो ये 2 रिएक्शन आप ले सकते हैं जिसके मदद से आप एसीटोन का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। क्लियर बात है? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं बेटा? इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है व्हाट हैपन व्हेन एक्सप्लेन विथ रिएक्शन। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ तब क्या बनता है? तो अगर बात करते हैं सबसे पहला हम लोग
फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया, ठीक। तो फॉर्मल्डिहाइड को मैं ऐसे लेता हूं HCHO, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, इसका 6 मॉलिक्यूल यूज किया मैंने, और अमोनिया का मैंने लिया 4 मॉलिक्यूल। इन दोनों को जब आप मिक्स करोगे ना तो बनेगा हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन, तो बनेगा आपका CH2 और N4। इसको हम लोग कहते हैं बेटा यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं? यूरोट्रोपिन कहते हैं, जो एक प्रकार का मेडिसिन होता है और इसका यूज आमतौर पे यूरिनरी इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, 4 नाइट्रोजन है तो आप इसको ऐसे ले लो, ये 4 नाइट्रोजन अरेंज हो गया। अब सारे नाइट्रोजन के बीच में मिथाइलिन का ग्रुप को ऐड कर दो, जैसे कि इस वाले केस में देख लें हम लोग। अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो 2 नाइट्रोजन के बीच में एक मिथाइल का पार्ट हो गया, 2 नाइट्रोजन के बीच में एक मिथाइल का पार्ट हो गया, एक मिथाइल हो गया। फिर ये 2 नाइट्रोजन है, इसके बीच में एक मिथाइल का पार्ट हो गया, ये 2 नाइट्रोजन है, इसके बीच में मिथाइल का पार्ट हो गया, ये 2 नाइट्रोजन है, इसके बीच में मिथाइल का पार्ट हुआ, ये 2 नाइट्रोजन है, इसके बीच में मिथाइल का पार्ट हुआ, ये 2 नाइट्रोजन है, इसके बीच में मिथाइल का पार्ट हुआ। तो ये स्ट्रक्चर होता है यूरोट्रोपिन का, जिसका यूज हम लोग मेडिसिन के लिए करते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी इंफेक्शन, ठीक। तो फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता है? यूरोट्रोपिन बनता है। नाउ अगेन इसी में हमारे पास एक और सेगमेंट है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर बी। क्या कह रहा है कि एनिलीन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर। हमारे पास है बेटा एनिलीन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर, दैट इज Br2 प्लस H2O मैं ले लेता हूं। आपको पता है एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो रिंग में हमारे पास लगे होते हैं NH2 का पार्ट, इसी को हम कहते हैं बाबू एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। और इसको रिएक्ट करवा देते हैं ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पानी। अभी क्रिया करवाएं जरा। तो ब्रोमीन के साथ पानी, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल बनता है Br+। क्या बनता है? Br+, ठीक ना। और ये Br+ 2,4,6 सब्स्टिट्यूशन कराता है, 2,4,6 सब्स्टिट्यूशन कराएगा। 2,4,6 सब्स्टिट्यूशन कैसे लेते हैं? इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा पोजीशन? सेकंड। ये कौन सा पोजीशन? 4। और ये कौन सा पोजीशन? 6। जिसमें हम लोग 2 और 6 को ऑर्थो पोजीशन कह रहे हैं और 4 को हम लोग पारा पोजीशन कह रहे हैं। तो Br+ 2,4,6 सब्स्टिट्यूशन कराएगा और प्रोडक्ट बना देगा कुछ ऐसा, NH2, यहां पर हो गया Br, ये भी है आपके पास Br और ये भी है आपके पास Br। ये आपके पास मेन प्रोडक्ट बनेगा बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के माध्यम से। बट यहां पे गौर करने वाली बात है, देखो जब तक आप NH2 की बात करते हैं तो NH2 इस रिंग को इतना अच्छा एक्टिवेट करता है कि इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन सेकेंड पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर NH2 को एक बार प्रोटेक्ट कर दिया जाए, प्रोटेक्शन करवाने के लिए हम लोग एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। एक मर्तबा आप NH2 को अगर आप प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो 2,4,6 सब्स्टिट्यूशन रुक सकता है और उसके जगह पर ऑर्थोपारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काम में आ सकता है। तो अगर वो क्वेश्चन आगे आएगा तो हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन R3N। आपको पता है R3N को हम लोग ऐसे लिखते हैं, दिस इज R3N, दिस इज अ 3 डिग्री एमीन। कौन सा एमीन है बाबू? 3 डिग्री एमीन है। अब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हमें पता करना है कि हाइब्रिडाइजेशन आखिर होगा कितना। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमने हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के बारे में बताया था। निकालने का तरीका क्या होगा? सिग्मा प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसकी वैल्यू अगर 2 आती है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp।
3 आती है हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2, और अगर 4 आती है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3 होता है। ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो अगर सिग्मा बॉन्ड नोटिस करें तो ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा हुआ, मतलब टोटल सिग्मा कितना मिला 3। लोन पेयर कितना दिख रहा है 1, तो लोन पेयर हो गया 1, 3 1 कितने हो गया 4, यानी हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा sp3 मिलेगा। तो टर्शियरी एमीन का जो नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या मिलता है, तो sp3 मिलता है। ठीक, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बाबू, देखो जरा। कह रहा है कि कंप्लीट एंड नेम द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कुछ रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन को पहले तो कंप्लीट करना है और फिर इसका नाम भी बताना है कि क्या नाम से ये फेमस है। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है हमारे पास RNH2। इसको हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता होगा कि इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन। क्या नाम देते हैं, तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन नाम देते हैं, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। तो जब भी हम लोग 1 डिग्री एमीन को मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं या रिएक्शन करवाते हैं, तो ये जो NH2 का पार्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NC में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया जाता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट नाम दिया जाता है। तो करना कुछ नहीं इस रिएक्शन में, बस NH2 को स्विच कर देना है किसमें, तो NC में स्विच कर देना है। मैकेनिज्म होता है, लेकिन मैकेनिज्म अभी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास फाइनल टच देने की बात हो रही है। तो NH2 को हटा के हम सिंपल क्या लगा देंगे, NC लगा देंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNC। साथ में क्या बनेगा, 3 पोटेशियम है 3 क्लोरीन है, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ KCl ले सकते हैं और 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन को हमने कंप्लीट भी कर दिया है और इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन आप कह सकते हैं या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से ये फेमस है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास यहीं पे क्वेश्चन नंबर बी। क्या कह रहा है, ये आपके पास एसिडामाइड का पार्ट है, दैट इज RC डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपके पास NH2। दिस इज अ एसिडामाइड। इसका नाम क्या है, तो एसिड अमाइड नाम है। अब इस एसिड अमाइड को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करानी है। किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन के नाम से ये फेमस है। हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन के नाम से फेमस है। और इस रिएक्शन में एसिड अमाइड को मिक्सचर ऑफ ब्रोमीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो आपको सिंपल बोला जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं सोचना। इसको अगर नहीं सोचोगे तो RNH2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा और बन जाएगा आपके पास RNH2। दिस इज अ 1 डिग्री एमीन। क्या बना बेटा, 1 डिग्री एमीन बना। तो एसिड अमाइड को ब्रोमीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, तो हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन नाम होता है। क्लियर बात है। अब इसी में हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, ये वाला कंपाउंड। ठीक, हमारे पास है CH3, CH, OH और CH3। यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन को हम लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, नेसेंट ऑक्सीजन कहने का मतलब है कि आप इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम है। आप इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम दीजिए, है ना, या फिर और नेसेंट ऑक्सीजन के लिए कोई आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी ले सकते हैं। जैसे डाइक्रोमेट टेस्ट की बात करते हैं तो ये डाइक्रोमेट टेस्ट के आधार पे भी हो सकता है, बशर्ते कि उसके लिए आपको K2Cr2O7 को यूज करना पड़ेगा। तो आप इसको डाइक्रोमेट टेस्ट भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डाइक्रोमेट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन लिख दिया
तो आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन कह सकते हैं या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं। सोचना कैसे है, तो अभी जस्ट आपने बताया था कि आपको सिंपल एक काम करना है। इस वाले केस में ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन को नहीं सोचना है, दोनों हाइड्रोजन बंद कर दो सोचना, और कार्बन ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, बस कनेक्ट कर दो, प्रोडक्ट आपका रेडी हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर क्या होगा CH3, दिस इज AC2, और साथ में रिलीज क्या करेगा बाबू, तो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ कुछ रिएक्शन थे और जिसकी नाम क्या क्या होगा ये भी हमने आपको बता दिया है। सो कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसको जरा देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नेम द टू कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, हाउ डू यू डिफर फ्रॉम ईच अदर स्ट्रक्चरली। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। सुनो, जो स्टार्च होती है इसके पास दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट को अमाइलोज बोला जाता है और दूसरे कंपोनेंट को अमाइलोपैक्टिन बोला जाता है। अब अमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन के बीच में कुछ कुछ डिफरेंसेस है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पे दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। क्या क्या डिफरेंस है आओ जरा देखते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है बाबू यहां पर अमाइलोज के साथ, अमाइलोज एक क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है और साथ में अनब्रांच स्ट्रक्चर है। क्वाइल्ड लाइक कैसे ले सकते हैं, जैसे आप ये ले लीजिए, ये क्वाइल हो गया और बीच में कोई ब्रांचिंग भी दिख नहीं रहा है, जबकि अमाइलोपैक्टिन एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं ब्रांच दिखाऊं ऐसे, एक ब्रांच यहां दे दिया, एक ब्रांच यहां दे दिया, एक ब्रांच यहां और एक ब्रांच यहां, दिस इज ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर एमाइलोपैक्टिन के लिए है और ये स्ट्रक्चर आपका अमाइलोज के लिए है। और क्या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये जो आपके पास एमाइलोज है, चाहे आप एमाइलोपैक्टिन की बात करते हैं तो दोनों का मोनोमर अल्फा डी ग्लूकोज ही होता है, मतलब ये भी ग्लूकोज से मिलकर के बना है और ये भी ग्लूकोज से मिलकर के बना है। बस दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पे अगर मान लो एक ग्लूकोज है, दूसरा ग्लूकोज, तीसरे ग्लूकोज, चौथे ग्लूकोज, इस तरीके से मैं ले रहा हूं, तो जो जितने भी ग्लूकोज आप दिख रहे हैं ना, वो सारे ग्लूकोज आपस में जुड़े होते हैं बाय द हेल्प ऑफ बॉन्ड। उस बॉन्ड का नाम है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन अमाइलोपैक्टिन में अगर आप सोचना स्टार्ट करें तो अमाइलोपैक्टिन में भी दो ग्लूकोज आपस में जुड़े होते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ, बट यहां पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी दिखाई देता है। अब अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां पे मिलेगा, तो ये मिलेगा वहां पे जहां पे ब्रांचिंग अवेलेबल है। कहां पर, तो ब्रांचिंग अवेलेबल, तो ब्रांचिंग यहां पर है, यहां पर ब्रांचिंग है, यहां भी ब्रांचिंग है, यहां भी ब्रांचिंग है। तो जहां जहां ब्रांचिंग है ना बाबू, जहां जहां ब्रांचिंग है वहां पे काम करता है अल्फा 1,6 बॉन्ड। और जहां बैकबोन की बात हो रही है, जहां पर बैकबोन की बात हो रही है, तो बैकबोन वाले केस में आपको दिखाई देता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस वाले केस में दो टाइप के बॉन्ड दिखते हैं, जबकि इस वाले केस में सिर्फ एक ही प्रकार के बॉन्ड दिखते हैं, वह है आपके पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में कि अगर आप एमाइलोज को आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। और इसके पीछे कारण ये है कि ये जो आयोडीन है ना, इसके ग्रुप्स में लाकर के फंस जाती है। ये जो ग्रुप्स है, ग्रुप्स में लाकर के आयोडीन फंस जाता है। अब आयोडीन ग्रुप्स में फंसने की वजह से इसकी कलर थोड़ी सी ब्लू दिखाई देती है, क्योंकि आयोडीन का जो कलर होता है वायलेट कलर का होता है, लगभग वायलेट ब्लू का मिक्सचर होता है। इसलिए जब ये आयोडीन ग्रुप्स में फंसता है तो इसकी कलर आपकी ब्लू नजर आती है। जबकि आप अमाइलोज पैक्टिन की बात करते हैं तो यहां पे इस टाइप का कोई ग्रुप्स तो नहीं बना, तो अगर इस टाइप का ग्रुप्स नहीं बना है तो आयोडीन फंस ही नहीं पाता। जब आयोडीन फंसेगा नहीं तो इसकी कलर कोई भी नजर नहीं आता है, मतलब ये ब्लू कलर बेसिकली नहीं दिखाई देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे आपके अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन के बारे में। ठीक, ये क्वेश्चन आपका पिछले के पिछले सेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको आप देखिएगा अच्छे से, है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। तो आपको बखूबी पता होगा कि जो लैक्टोज होता है इसको मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं लोग,
मतलब ये दूध में बेसिकली पाया जाने वाला शुगर है, इसलिए हम लोग इसको मिल्क शुगर बोलते हैं, ठीक ना। अगर आप लैक्टोज को हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, लैक्टोज को अगर आपने हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी करवा सकते हैं, तो 2 यूनिट बनता है। एक तो बनता है बेटा ग्लूकोज का पार्ट और दूसरा बनता है गैलेक्टोज का पार्ट। लेकिन ध्यान देना, थोड़ा सा अगर एक्सपेंड करना चाहो तो ग्लूकोज बनता है बीटा डी वाला, बीटा डी ग्लूकोज बनता है, और गैलेक्टोज भी बनता है बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। बेसिकली लैक्टोज जो होता है एक प्रकार का हेट्रोडाइसैकेराइड है ना, कि हाइड्रोलाइसिस करने के बाद दोनों अलग अलग कंपोनेंट में कन्वर्ट होगा, एक ग्लूकोज और दूसरा क्या है गैलेक्टोज। अब ये जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है ना, ये आपस में कनेक्ट होंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किस बॉन्ड से? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। जब ये कनेक्ट हो जाएंगे तो दोनों मिलने के बाद एक लैक्टोज का फॉर्मेशन करेगा। तो लैक्टोज जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो बनेगा बीटा डी ग्लूकोज और एक बनेगा बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास कुछ कुछ रिएक्शंस है जो इसको कंप्लीट करनी है। अगर आपको आता है तो आप कॉपी में फटाफट बना करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला नंबर ए। इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम लोग हिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हिट कर रहे हैं। तब क्या होगा देखो, जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो एक चीज आपको मैं बताऊं, जब भी कोई रिएक्शन कराओ ना, तो आप पहले चार्ज को देखने की कोशिश करो। पार्शियल चार्ज अगर दिख जाए तो आप प्रोडक्ट बहुत आसानी से बना दोगे। अब उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीज देख सकते हैं आप। तो पोटेशियम जो होता है पॉजिटिव होता है और आयोडीन माइनस होता है, ये तो सबको पता है। Cl यहां पे माइनस है, तो इसके वजह से नाइट्रोजन के पास क्या मिलेगा? प्लस चार्ज मिलेगा। अब सिंपल एक्सचेंज मेथड लगाओ, इसका माइनस इसके प्लस से रिएक्शन करा दो, तो इसका माइनस इसके प्लस से क्या बना देगा? KCl बना देगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आपने हिट किया, तो याद रखना किसी भी कंपाउंड को अगर आप हिट करेंगे ना, तो अगर वहां पे गैस होगा तो गैस बाहर निकल जाएगा। भाई आप पेपर को बर्न करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो किसी कंपाउंड को अगर जलाएंगे तो उसमें अगर गैस होगा तो गैस वो आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो हिट करने के बाद नाइट्रोजन गैस दिख रहा है, तो नाइट्रोजन गैस यहां से बाहर निकलेगा। अब क्या क्या रह गया? तो सर एक तो रिंग रह गया, एक तो आयोडीन रह गया। तो आयोडीन को रिंग से कनेक्ट कर देंगे तो यहां पे आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। और सिंपल सा रिएक्शन मैं करवा रहा हूं आपको, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। ये सारे रिएक्शन सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको निरंतर वीडियो के साथ बना रहना है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर बी। हमारे पास दिया गया इथाइल क्लोराइड। दिस इज अ इथाइल क्लोराइड, और इस इथाइल क्लोराइड को मैं AgCN के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं। तो आपको एक बात पता है कि जो CN है ना, इसको हम कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के नाम से इसको जानते हैं। और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? कि एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास 2 डोनर साइट होंगे, लेकिन एट अ टाइम कोई एक ही कोऑर्डिनेट करेगा और दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। तो इसमें कार्बन भी कोऑर्डिनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट कर सकता है ना। दोनों ही कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर नाइट्रोजन करेगा तो कार्बन नहीं करेगा, और कार्बन करेगा तो नाइट्रोजन नहीं करेगा, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नाम पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इथाइल क्लोराइड को AgCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो याद रखना यहां से नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करने वाला है AgCN के केस में। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 और NC, और बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज कर जाएगा? तो रिलीज कर जाएगा आपके पास AgCl। दिस इज आइसोसाइनाइड। ये क्या बना रहा है? तो आइसोसाइनाइड बना रहा है ना। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में अगर मान लो KCN को यूज कर दिया आपने और फिर से उसी रिएक्शन को फॉर्म करवाए, तो सिल्वर के साथ नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर रहा है और पोटेशियम वाले केस में कार्बन कोऑर्डिनेट करेगा। कौन? कार्बन। तो इस बार कार्बन को कार्बन के साथ कनेक्ट करो, तो प्रोडक्ट बनेगा
CH3 CH2 और Cn और साथ में बनेगा आपके पास KCl। तो ध्यान देना, सिल्वर के साथ Cn आइसोसाइनाइड बनाता है, पोटेशियम के साथ Cn साइनाइड बनाता है। क्या बनाता है? साइनाइड बनाता है। और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR। क्लियर बात है? ये रिएक्शन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसलिए इस रिएक्शन को आप ध्यान दे सकते हैं। अगला रिएक्शन अगर हम लोग यहीं पर देख लें तो अगला रिएक्शन क्या कह रहा है बेटा? हमारे पास दिया गया क्लोरोबेंजीन, इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काम में आता है, और नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिल करके इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं NO2+। क्या बनते हैं? NO2+। और आपको यह भी बात पता है, ये जो आपके पास Cl है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो रिंग को एक्टिवेट करता है ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर। मतलब अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एक मर्तबा ऑर्थो पे कनेक्ट होगा और एक मर्तबा कहां पे कनेक्ट होगा? पारा पर होगा। ऑर्थो पारा प्रेडिक्ट करने आता होगा कि ग्रुप के ठीक अपोजिट वाले को पारा बोलते हैं, ग्रुप के अगल बगल वाले को ऑर्थो बोलते हैं, और ऑर्थो के तुरंत बाद क्या होता है? तो सर मेटा होता है। अब करना कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल को एक मर्तबा ऑर्थो में लगाओ और एक मर्तबा पारा में लगाओ, आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या बन रहा होगा। तो अगर मैं ऑर्थो पे कनेक्ट करूं तो ये ऐसा बनेगा, यानी ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन हुआ। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन। और एक मर्तबा होगा आपके पास पारा सब्स्टिट्यूशन, पारा सब्स्टिट्यूशन। ठीक, दिस इज पारा सब्स्टिट्यूशन। और एक बात याद रखना, जब भी आप रिएक्शन करके जब भी आप रिएक्शन करके आप कंप्लीट करोगे ना कोई भी रिएक्शन को, तो एक बात याद रखना, जब भी कोई रिएक्शन को आप लिखेंगे तो प्रोडक्ट के नीचे उसका नोमेनक्लेचर लिखने से आपकी इंप्रेशन अच्छी बन जाती है। तो आप नोमेनक्लेचर को भी लिखना ना भूलें, इसके नीचे और इसके नीचे। ठीक, अगले वाले रिएक्शन पे देखते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन नंबर डी। हमारे पास एल्किन है, रिएक्ट किया गया है HI के साथ। आपको पता है एक रूल काम करता है, मार्कोनी-कॉप्स रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं कि अगर एल्किन अनसिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल एल्किन मैंने आपको बताया प्रिडिक्ट करना। डबल बॉन्ड को चेक करो, इधर कितने कार्बन? 2, इधर 1 कार्बन, दोनों तरफ कार्बन नंबर डिफरेंट डिफरेंट है। दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्किन। तो मार्कोनिक रूल के लिए अनसिमेट्रिकल एल्किन होना चाहिए। और मार्कोनिक रूल के अनुसार अगर आप देखें, इस कार्बन पर लेस हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर मोर हाइड्रोजन है। याद रखना, मार्कोनी-कॉप्स रूल सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच ही वर्क करेगा। ठीक ना? अब करना कुछ नहीं है, ये प्लस हो गया और ये हो गया माइनस। मार्कोनिक रूल के अनुसार नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपके पास बना CH3 CHI और साथ में हो गया CH3। इसका नाम क्या होगा? तो 2-आयोडोप्रोपेन नाम होगा इसका, 2-आयोडोप्रोपेन। तो चलिए इसी में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई को देखें क्या कह रहा है। हमारे पास फिर से एल्किन का पार्ट है, HBr से रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और आपको पता है पेरोक्साइड के केस में कौन सा रूल वर्क करता है बाबू? तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल काम करता है। इसको खर्रास इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, और एंटी मार्कोनिक रूल भी आप कहते हैं। एंटी मार्कोनिक रूल के अनुसार जो नेगेटिव पार्ट है, दैट इज ये माइनस है ये प्लस है, जो नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो फिर से वही केस देख लो, हमारे पास ये वाला एल्किन का पार्ट हो गया, इसके पास हाइड्रोजन क्या है? लेस, और इसके पास हाइड्रोजन क्या है? मोर हाइड्रोजन है। तो एंटी मार्कोनिक रूल के अनुसार नेगेटिव पार्ट ऑफ Br माइनस उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, लेकिन ध्यान देना कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच ही होना चाहिए। तो Br माइनस करेगा यहां पर अटैक और H अटैक करेगा इस कार्बन पर। तो क्या प्रोडक्ट बना CH3 CH2 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 और फिर क्या हो गया? Br हो गया।
अगर आप नोटिस करें डी वाला क्वेश्चन को, तो इसमें मार्कोनिक रूल था, नेगेटिव पार्ट ऑफ I माइनस उस कार्बन पे जुड़ा जहां पे हाइड्रोजन कम है। पेरोक्साइड जैसे ही लगा तो Br माइनस उस कार्बन पर अटैक किया जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। दिस इज एंटी मार्कोनिक ऑप्शन। और एक बात याद रखना कि अगर एंटी मार्कोनिक ऑप्शन बात करते हैं, हाइड्रोजन हलाइड लेके चलते हैं, यानी HBr, HCl, HF या HI बात करते हैं, तो इन सब में सब सिर्फ HBr के केस में ही HBr और पेरोक्साइड रहेगा ना, तभी एंटी मार्कोनिक रूल काम करेगा। ठीक, अगर मान लो यहां पे आप पेरोक्साइड ले भी लेते, HI के साथ पेरोक्साइड ले भी लेते, तब भी वो मार्कोनिक रूल को ही फॉलो करता। तो एंटी मार्कोनिक ऑप्स रूल सिर्फ HBr और पेरोक्साइड के केस में ही काम करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर F। क्वेश्चन नंबर F क्या कह रहा है? हमारे पास दिया गया है बेंजोइक एसिड और इसको रिएक्ट कराना है मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो इसके मिक्सचर को नाम देते हैं बाबू सोडा लाइम। क्या नाम देते हैं? सोडा लाइम नाम देते हैं। और ये एक प्रकार का डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन करवाता है। कौन सा रिएक्शन? डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन। डीकार्बोजाइलेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल। डी का मतलब रिमूवल और कार्बोजाइलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कंपाउंड से आपको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी फॉर्म में निकल सकता है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या किसी कंपाउंड के साथ भी आप निकाल सकते हैं जो स्टेबल कंपाउंड होता हो। लेकिन याद रखना, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडा लाइम से रिएक्शन कराओगे डीकार्बोजाइलेशन होगा, लेकिन यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा बाय द हेल्प ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। Na2CO3 इस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। कैसे सोचेंगे जरा चेक कर लेते हैं। करना कुछ नहीं है आपको, यहां से NaO को उठाना है और यहां से COO को उठाना है, बाहर निकाल दो इसको। तो क्या निकल रहा है? Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट। अब हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दो रिंग के साथ, तो आपके पास बन जाएगा यहां पे बेंजीन और बेंजीन के साथ रिलीज कर जाएगा Na2CO3। इस रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन देखें तो ये फिनोल है और हमने रिएक्ट करा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि फिनोल आपके पास एक प्रकार का एसिड है। तो रिएक्शन एसिड बेस वाला होगा और न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट बनेगा। और आपको पता है अम्ल को क्षार के साथ मिला दिया जाए, एसिड को बेस के साथ मिला दिया जाए तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट का। कैसे फॉर्म करेंगे सॉल्ट? देखो तो जरा। करना कुछ नहीं है आपको, यहां से OH उठा लो और यहां से H को उठा लो। बेस है तो OH माइनस छोड़ेगा, एसिड है तो H प्लस छोड़ेगा, तो पानी निकल गया। सोडियम कनेक्ट कर दो ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा सोडियम फेनोक्साइड दैट इज ONA और बाई प्रोडक्ट रिलीज कर जाएगा H2O। किस रिएक्शन के तहत हो रहा है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तरफ हो रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तहत हो रहा है। तो ये एसिड बेस का रिएक्शन था, सिंपल सा। अगले रिएक्शन की तरफ अगर बढ़े हमारे पास, अगला रिएक्शन क्या है? फिनोल का रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था? कि सर नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काम करता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है? तो सर NO2 प्लस बनता है। क्या बनता है? NO2 प्लस। तो यहां भी आपका काम करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और यहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO2 प्लस। नाउ अगेन आपको पता है कि OH एक प्रकार का एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप कहने का मतलब ये प्लस M का इफेक्ट शो कर रहा है और प्लस M इफेक्ट है तो रिंग में माइनस डेवलप करेगा यहां पर और यहां पर। अब जैसे आप डाइल्यूट लेके चल रहे हैं ना, तो डाइल्यूट के केस में NO2 प्लस एक मर्तबा ऑर्थो पे जाएगा और एक मर्तबा पारा पे जाएगा। पारा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, तो एक मर्तबा बनेगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन दैट इज OH और ये हो गया आपके पास NO2, दिस इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन। और एक बार होगा आपका पारा सब्स्टिट्यूशन दैट इज OH और ये हो गया आपके पास NO2, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल।
और ये है पारा नाइट्रोफिनो। बट प्रॉब्लम क्या है यहां पे देखना जरा। यहां पे एक बात है जो ध्यान देने वाली है कि अगर आप डाइल्यूट के जगह पर, अगर आप डाइल्यूट HNO3 के जगह पर, इसके जगह पर आप यूज कर देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तब वैसे सिचुएशन में 2,4,6 सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब ये OH हो गया, आप यूज कर लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को, HNO3 को, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक। तो फिर से यहां पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कौन सा, NO2+ वाला, लेकिन इस बार सब्स्टिट्यूशन 2,4,6 होगा। ये सेकंड पोजीशन, ये 4th पोजीशन, ये 6th पोजीशन, यानी दोनों ऑर्थो पे और एक पारा पे अटैक करेगा। तो NO2+ 2,4,6 पर अटैक करवा दो, ये OH हो गया, यहां पर NO2 हो गया, ये हो गया आपके पास NO2 और यहां भी हो गया आपका NO2। इसका नाम क्या होता है बेटा, तो पिक्रिक एसिड नाम होता है, पिक्रिक एसिड। तो ये पिक्रिक एसिड बनेगा कब, जब फिनोल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से कराओगे। लेकिन अगर डाइल्यूट लेके चलेंगे तो एक मर्तबा ऑर्थो पे अटैक करेगा और एक मर्तबा पारा पे अटैक करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये है आपके पास एनिलीन, क्या है, एनिलीन है। इसको आपने रिएक्ट कराया क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपको याद होगा एक चीज, अभी थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन आप देख रहे थे यहां पे, क्या देखो ये वाला, इस रिएक्शन में भी देखो अगर, तो 1 डिग्री एमीन को क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराया थी इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका नाम क्या था, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, NH2 किस में शिफ्ट हो जाएगा, NC में शिफ्ट हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, अभी वाले क्वेश्चन में R की जगह पे सर रिंग ही तो दिया है ना, R की जगह पे रिंग ही दिया है, बाकी सब कुछ तो सेम है। तो हम लोग बस इतना ही करेंगे यहां पे कि हम लोग सिर्फ जो ये रिंग है ना, इसको छोड़ देंगे R के जैसा ही, और NH2 को रिप्लेस कर देंगे NC के साथ। किस रिएक्शन के तहत बाबू, तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन के तहत, कार्बाइल एमीन रिएक्शन के तहत। तो करना सिंपल है, NH2 को हटा करके आप NC में कन्वर्ट कर दो, दिस इज NC। बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ KCl और 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2। नाम क्या है इसका, इसका नाम होता है फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड नाम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देख लेते हैं हम लोग फिर से यहां पर, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको रिएक्ट करवा रहे हैं हम लोग इथाइल अल्कोहल के साथ, दिस इज इथाइल अल्कोहल। सेम चीज अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि सर ये प्लस होगा और Cl माइनस होगा। इसमें आपके पास ये प्लस है और OH वाला क्या है, माइनस है। अब इसका प्लस इसके माइनस से करा दो तो CH2 या फिर C2H5 के साथ Cl हो जाएगा। आपने हिट किया है तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा, और जो OH है वो रिंग से कनेक्ट होगा तो बनेगा यहां पे फिनोल। क्या बनेगा, फिनोल बनेगा, दिस इज फिनोल, ठीक। आई थिंक आपको रिएक्शन समझ में आ रही होगी किस तरीके से मैं कर रहा हूं। अगर आप ये चीज पकड़ लिए ना, प्लस माइनस, तो रिएक्शन लिखना काफी आसान हो जाएगा। बोर्ड के अंदर की ही बात हो रही है इसकी, ठीक है। नीट लेवल या जेई लेवल तक अभी मैं नहीं करवा रहा हूं, उसके लिए अलग सीरीज चलेगा आपका, उस समय बात करेंगे। अगला जो रिएक्शन है हमारे पास K नंबर, ये है आपके पास 1 डिग्री एमीन, और इसको रिएक्ट करवा देंगे HNO2 के साथ। तो HNO2 को आप ऐसे ना सोच करके इसको सोचो HONO, अभी भी ये HNO2 ही है, बस इसको हम लिखने का तरीका चेंज कर दिए हैं, और HNO2 की जगह पर मैं यूज करूंगा HONO, होनो। क्या बोलेंगे, होनो। अब रिएक्शन कराएंगे CH3 CH2 और NH2 ऐसा। अब कैसे लिखोगे देखना जरा, होनो को अरेंज करना है इस कंपाउंड पर। कैसे अरेंज करोगे, ये नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन के नीचे रखो, ये वाला ऑक्सीजन दाहिना में है तो ऑक्सीजन के बाद रख दिए, फिर इसके पहले OH है तो यहां पर कर दो OH, होनो हो गया। अब कट कर दो ऐसे, नाइट्रोजन अलग बाकी पार्ट अलग।
तो बीच वाले में दिखा CH3CH2OH, बीच में दिखा CH3CH2 और OH। तो पहले क्या दिखा, पहले दिखा CH3CH2OH और बीच में क्या दिखा, तो नाइट्रोजन गैस दिखा, और लास्ट में क्या दिखा, तो सर H2O दिखा। बस कंपाउंड बन गया आपका। तो 1 डिग्री एमीन को होनो के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दारू बनता है, नाइट्रोजन गैस और पानी बनता है। इसी में अगर अगला रिएक्शन देखें हम लोग, अगला रिएक्शन क्या है, दिस इज एसिड एसिटल्डिहाइड। अगला रिएक्शन देखें हम लोग तो एसिटल्डिहाइड, इसको H2NOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। इसको हम कहते हैं बाबू हाइड्रोक्साइल एमीन। क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्साइल एमीन नाम है। और ये है आपके पास एसिटल्डिहाइड, बखूबी जानते हैं इसके बारे में, एसिटल्डिहाइड नाम है। कैसे रिएक्शन होगा, तो दोनों के बीच में देखो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट आप जानते हैं क्या वो चीज निकल पा रहा है क्या, तो बिल्कुल निकल रहा होगा। यहां से ले लिए ऑक्सीजन और यहां से ले लिए पानी, यहां से ले लिए ऑक्सीजन और यहां से ले लिए हाइड्रोजन, क्या निकल रहा है देखो, तो पानी निकल रहा होगा। तो बस यहां से पानी निकालो, नाइट्रोजन को कार्बन से जोड़ दो, प्रोडक्ट बना CH3C डबल बॉन्ड N, ये हो गया OH और फिर हो गया आपके पास H। इस प्रोडक्ट का नाम होता है ऑक्सीन। क्या नाम होता है, ऑक्सीन। ठीक है, अगला रिएक्शन देखते हैं। ये रिएक्शन तो पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी अभी तुरंत थोड़ा देर पहले, कि सर एनिलीन जो था इसको अगर आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है और 2,4,6 सब्स्टिट्यूएशन रिएक्शन कराता है, 2,4,6 सब्स्टिट्यूएशन रिएक्शन कराता है। तो प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, NH2, यहां पर हो गया Br, यहां पर हो गया Br और यहां पर हो गया Br। बट यहां पे मैं एक बात और इंसर्ट कर रहा हूं, देखो जब तक NH2 लेके चलोगे तब तक तो आपका 2,4,6 सब्स्टिट्यूएशन होगा, बट एक मर्तबा NH2 को आपने प्रोटेक्ट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ एसिड क्लोराइड। मैं ऐसे दिखा रहा हूं यहां पे, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एनिलीन है, दिस इज अ एनिलीन, इसको आपने प्रोटेक्ट कर दिया एसिड क्लोराइड के साथ, CH3C डबल बॉन्ड O और Cl। ठीक, हमने इसको प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्ट किया। कैसे प्रोटेक्ट हुआ होगा, तो आप इसको ऐसे दिखा लें, प्रोटेक्ट कैसे हुआ होगा, तो इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख देता हूं HH। अब करना क्या है, यहां से H उठा लो और यहां से सर Cl उठा लो, क्या निकल रहा है देखो, तो HCl निकल रहा होगा। प्रोडक्ट क्या बना आपके पास, रिंग, ये हो गया आपके पास NH और फिर हो गया CO और हो गया CH3, ये प्रोडक्ट हुआ होगा। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ पानी, तब इस वाले केस में भी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, बट ये इलेक्ट्रोफाइल एक मर्तबा ऑर्थो पे जाएगा और एक मर्तबा पारा पे जाएगा, एक एक प्रोडक्ट बनेगा, यानी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, ये हो गया NHCOCH3, एक मर्तबा गया ऑर्थो पर और एक मर्तबा जाएगा आपका पारा पर, NHCO और CH3, CO और CH3। COCH3 और एक मर्तबा जाएगा पारा पर। नाउ अगेन आप चाहें तो इसको रीजनरेट करवा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ H3O+। अब जैसे आप पानी डालोगे ना, पानी डालोगे तो ये वाला पार्ट पुनः रीगेन कर लेगा NH2 को पानी डालने के बाद, तो आपके पास बन जाएगा कुछ ऐसा, यहां पर NH2 ऑर्थो पे Br एक बार लग जाएगा और एक बार लग जाएगा आपका पारा पर NH2 और Br, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा बहुत अच्छे से कि जब तक मैं इसको एसिड क्लोराइड के साथ प्रोटेक्ट नहीं किया, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो में भी गया और पारा में भी गया, 2,4,6 सब्स्टिट्यूएशन। लेकिन एक मर्तबा एसिड क्लोराइड के साथ प्रोटेक्ट करने के बाद एक बार ऑर्थो सब्स्टिट्यूएशन हुआ है और एक बार पारा सब्स्टिट्यूएशन हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था एनिलीन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10।
क्या है, बेंजीन को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाना, एसिड क्लोराइड। आपको पता है कि AlCl3 एक प्रकार का लुईस एसिड है। क्या है, लुईस एसिड। और लुईस एसिड नेगेटिव चार्ज को या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को बेटा एक्सेप्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब देखो ये तो है प्लस का चार्ज और ये है माइनस का चार्ज, तो माइनस वाले पार्ट को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बना यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। अब इस इलेक्ट्रोफाइल वाले को रिंग के साथ कनेक्ट कर दो, आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। दिस इज अ प्रोडक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखें, यहां पे O नंबर पे हाइड्रोजन प्लस प्लेटिनम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4। इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो रोजेनमंड रिडक्शन इसको कहते हैं, रोजेनमंड रिडक्शन, रोजेनमंड रिडक्शन। ठीक है, कैसे सोचना है इसको, तो दो हाइड्रोजन को आप ऐसे सोच लो। अब यहां से एक HCl को बाहर निकाल लो और हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो कार्बन के साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड और फिर क्या हो गया H, और बाई प्रोडक्ट रिलीज कर गया HCl। ठीक ना, ध्यान देना ये BaSO4 लेना बहुत जरूरी है। अगर आप BaSO4 लोगे ना तभी ये रिएक्शन यहां तक रुकेगा। अगर आप BaSO4 यूज नहीं करते, विदाउट BaSO4 चलते हैं, विदाउट BaSO4 चलते हैं, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, वैसे सिचुएशन में ये अल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर BaSO4 को लेकर के चलेंगे तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप करेगा। विदाउट BaSO4 चलेंगे तो ये अल्डिहाइड के साथ तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में और बना देगा बेंजाइल अल्कोहल। क्या बना देगा, बेंजाइल अल्कोहल। तो रोजेनमंड रिडक्शन में BaSO4 एक पॉइजन के जैसा काम करता है, जो फर्दर बेंजल्डिहाइड को अल्कोहल में ट्रांसफर होने नहीं देता है। अगर आप BaSO4 को यूज नहीं करेंगे तो अल्डिहाइड से ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर O के रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर P, क्या कह रहा है, हमारे पास है एल्केन KMnO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आपको पता है दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक बात को याद रखना, अगर एल्केन होगा तो पहले इसको बनाएगा अल्कोहल, फिर अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा अल्डिहाइड पर, और फिर अल्डिहाइड को भी कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड पर। मतलब ऑक्सीडेशन में ये सीरीज काम करेगा आपका, एल्केन अल्कोहल में जाएगा, अल्कोहल अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड एसिड में जाएगा। ठीक ना। अब अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो एल्केन यूज करेंगे तो डायरेक्ट एसिड तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा बहुत अगर माइनर टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर ले तो हो सकता है एल्केन से अल्कोहल तक रुक जाए, हो सकता है अल्डिहाइड तक रुक जाए, या फिर अल्डिहाइड से एसिड तक रुक जाए। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग का टाइप यूज करते हैं, जैसे KMnO4 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको जैसे यूज करोगे तो एल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से अल्डिहाइड और अल्डिहाइड से एसिड बनेगा डायरेक्टली। बीच में कुछ भी अल्कोहल अल्डिहाइड कंसीडर नहीं करना, अल्कोहल एल्केन को डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट करना है। तो KMnO4 से आप एल्केन वाले पार्ट को डायरेक्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करिए। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रोल आएगा। अब यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे हम लोग, तो सिंपल सा है, देखो ये एसिड है और ये क्या है, बेस। एसिड बेस रिएक्शन होगा, यहां से H उठा लेंगे सर, यहां से OH उठा लेंगे तो पानी निकल जाएगा यहां पे। तो ये बन जाएगा आपके पास मेन सॉल्ट, दैट इज COO। ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर R, क्या कह रहा है, देखो ये एसीटोन है। क्या है, एसीटोन। एसीटोन की जगह पर अगर मान लो यहां पे 1 डिग्री अल्कोहल भी दे देता है, दिस इज अ 1 डिग्री अल्कोहल, है ना, या फिर यहीं पे कोई 2 डिग्री अल्कोहल भी दे देता है। क्या दे देता है, 2 डिग्री अल्कोहल दे देता है, कुछ इस तरीके से 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल, या फिर एसीटोन लेके चल दिया और इसको मिक्सचर ऑफ आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये एक टेस्ट देता है जिसका नाम है आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या नाम होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट नाम होता है।
तो डायरेक्ट जो है एसीटोन 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने के बाद ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा आयोडोफॉर्म में, दैट इज CH3 में। दिस इज अ आयोडोफॉर्म। क्या कहलाता है? तो आयोडोफॉर्म कहलाता है। क्लियर बात है? अगला क्वेश्चन अगर हम लोग यहीं पे देख लेते हैं फटाफट, तो क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन अगर देखोगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास है CH3, CH2 और Br अल्कोहलिक के OH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो सिंपल यहां पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन? बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि अल्कोहलिक की बात सोच रहे हैं। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है कि आपको रिमूव करना होता है, रिमूवल ऑफ H प्लस फ्रॉम बीटा पोजीशन। किस पोजीशन से? बीटा पोजीशन से H प्लस रिमूव करना होता है, तभी उसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड इंसर्ट हो जाती है। अल्फा बीटा प्रेडिक्ट करने आता ही होगा। आप इस CH3 में CH2 माने और हाइड्रोजन को नीचे उतार कर रखें ऐसे, ठीक है। अब करना क्या है? बीटा से H प्लस बाहर निकालनी है, तो उसके लिए इस वाले बॉन्ड को यहां दे दो और यहां से ये वाला बॉन्ड Br खींच लेगा, तो K के साथ Br बना देगा KBr, स्टेबल प्रोडक्ट है। OH के साथ H क्या बना देगा? H2O, और एक प्रोडक्ट बन गया एल्किन CH2 डबल बॉन्ड और CH2, है ना। इस रिएक्शन को बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन नंबर T। हमारे पास इथाइल क्लोराइड है, इसको सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडियम इथोक्साइड के साथ। तो सिंपल सा मेथड है, ये प्लस होता है, ये क्या होता है? माइनस। सोडियम में प्लस, ऑक्सीजन में क्या होगा? माइनस। इसका माइनस ले लो इसके प्लस के साथ, इसका प्लस ले लो इसके माइनस के साथ, अब बस प्रोडक्ट बन गया। Na के साथ Cl क्या निकल जाएगा? NaCl निकल जाएगा। दूसरा देख लो, OC2H5 को इस कार्बन से कनेक्ट कर दो तो बन जाएगा CH3CH2OC2H5। और आपको पता है ये एक प्रकार का ईथर है, और इस रिएक्शन पे SN2 मैकेनिज्म काम करता है। बाय द हेल्प ऑफ नेमिंग रिएक्शन क्या होगा? तो विलियमसन सिंथेसिस इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विलियमसन सिंथेसिस इसका नाम पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर U। ये आपके पास क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन के लिए छोड़ देते हो तो ये क्लोरोफॉर्म कन्वर्ट हो जाता है फॉस्जिन गैस में, COCl2 प्लस बनाता है HCl। ये है फॉस्जिन गैस। कौन सा गैस? फॉस्जिन गैस। और फॉस्जिन गैस एक प्रकार का पॉइजनस गैस होता है, पॉइजनस गैस, जहरीला होता है, ठीक ना। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, आपने क्लोरोफॉर्म सुने भी होंगे, मूवी वगैरह में भी देखा होगा आपने, है ना। कि क्लोरोफॉर्म तो सर बेहोश करने के लिए यूज करते हैं, किडनैपिंग में यूज करते हैं कि नहीं? क्लोरोफॉर्म को यूज कहां पे करते हैं? किडनैपिंग में यूज करते हैं। दादा किडनैपिंग में यूज तो वो मिस यूज हो गया ना, क्या हो गया? मिस यूज हो गया। लेकिन क्लोरोफॉर्म का एक्चुअल यूज जो हम लोग करते हैं वो मेडिकल सर्जरी के दौरान पेशेंट को बेहोश करने के लिए किया जाता है, और बेहोश करने का भी एक कारण होता है। अगर बेहोश नहीं करेंगे तो वो डॉक्टर का किया हुआ ऑपरेशन वो सीख ना जाएगा जी पेशेंट। तो अगर पेशेंट सीख गया तो डॉक्टर का दुकान बंद हो जाएगा। अरे है ना? अरे पगला कहीं का, ऐसा नहीं होता है। होता है ऐसा है कि बेहोश कराने के लिए रीजन ये होता है ना कि बेहोश करने के बाद ऑपरेशन करने में डॉक्टर को मजा बड़ा आता है कि नहीं? ये भी मत सोचना। बेहोश करते इसलिए हैं ताकि थोड़ा सा दर्द कम महसूस हो, समझ रहे हो? तो ये मत समझ लेना कि सर बेहोश इसलिए करते हैं कि भाई वो डॉक्टर जो है वो डॉक्टर का कहीं वो काम धंधा सीखने जाए, तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, ठीक ना। तो जहरीली गैस बनती है। तो पुराने जमाने में हम लोग क्लोरोफॉर्म को यूज करते थे एनेस्थेटिक के रूप में। पुराने जमाने में हम लोग क्लोरोफॉर्म को बेहोश करने के लिए यूज करते थे मेडिकल सर्जरी के लिए। आज के समय पे इसको रोक दिया गया क्योंकि ऑक्सीजन और लाइट के कांटेक्ट में आने के बाद ये जहरीली फॉस्जिन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर B। ये 2 डिग्री अल्कोहल है और H3PO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। देखो H3PO4 के साथ टेम्परेचर लेके चलना है 440 केल्विन।
आप इसके जगह पे H2SO4 को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर H2SO4 होगा तो 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देगा। अब दोनों में से कोई भी एक यूज किया जा सकता है। करना क्या है कि यहां पर भी बीटा एलिमिनेशन वाला रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन बाबू? बीटा एलिमिनेशन वाला रिएक्शन होगा। बीटा एलिमिनेशन किसको बोलते हैं? बीटा वाले पोजीशन से H+ बाहर निकलेगा। इस रिएक्शन का नाम होता है डिहाइड्रेशन। क्या नाम होता है? डिहाइड्रेशन। इसका नाम होता है डिहाइड्रेशन। करना क्या है कि ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, तो बीटा से एक हाइड्रोजन आप ऊपर कर लो ऐसा, ये वाला बॉन्ड यहां दे दो और फिर सर पानी निकाल करके भाग जाएंगे हम लोग। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? बन गया सर CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2 और बाई प्रोडक्ट बन गया H2। बट एक बात ध्यान देने की जरूरत है, अल्कोहल अगर होगा तो आप इस वाले को यूज करिएगा, या तो H2SO4 या तो H3PO4, तब उसका नाम होगा डिहाइड्रेशन। लेकिन अगर अल्कोहल की जगह पर अल्काइल हलाइड हो गया तो भी बीटा एलिमिनेशन होगा, लेकिन अल्कोहलिक के OH के साथ, और इसका नाम होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। इसका नाम होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। मैं लिख दे रहा हूं मैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन। तो अल्कोहल वाले के साथ होता है डिहाइड्रेशन और अल्काइल हाइड के साथ होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, W नंबर। ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां पे कार्बोजेलिक का पार्ट है और यहां पर अल्डिहाइड का पार्ट है ऐसा। अब NaCN/HCN के साथ रिएक्शन कराना है, आप इसको पहले यहीं पे रिएक्शन करा दो। Na के साथ Cl क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। H के साथ Cn क्या बनाएगा? तो सर HCN बनाएगा। तो आप इसका रिएक्शन करवा दो बेटा HCN के साथ। क्यों मैं HCN ले रहा हूं? क्योंकि सर NaCl न्यूट्रल प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट है, न्यूट्रल प्रोडक्ट है, और HCN एसिड है और ये सॉल्ट है, तो एसिड के साथ रिएक्शन हो गया यहां पे। कैसे? ये प्लस होगा तो ये होगा माइनस, हाइड्रोजन में प्लस और Cn में क्या होगा? माइनस। तो Cn गया कार्बन के पास, हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन के पास, बॉन्ड बीच से ब्रेक हो गया। प्रोडक्ट क्या बना? तो हमारे पास हो गया रिंग, यहां पर हो गया C+OH, ये हो गया C, यहां पर OH, यहां पर H, और ये हो गया आपके पास Cn। ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर X। हाइड्राजीन इसको बोलते हैं बाबू, दिस इज अ हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। और हाइड्राजीन के साथ अल्डिहाइड की रिएक्शन, अल्डिहाइड और हाइड्राजीन की रिएक्शन होती है, तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं हुल्फ-किस्नर रिडक्शन। क्या यूज करते हैं? हुल्फ-किस्नर रिडक्शन यूज करते हैं। कैसे रिएक्शन होता है हुल्फ-किस्नर में? तो यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन मिलके क्या निकालेगा सर? पानी निकालेगा। नाइट्रोजन को कनेक्ट कर दो कार्बन के साथ, प्रोडक्ट बनेगा क्या? CH3C डबल बॉन्ड N, और ये हो गया आपके पास NH2, और यहां पर हो गया H। अब चूंकि ये हाइड्राजीन था, तो इसका प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? हाइड्राजोन नाम होगा। क्या नाम होगा? हाइड्राजोन नाम होगा। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? तो हुल्फ-किस्नर रिडक्शन नाम है इसका। नेक्स्ट है, ये तो आसान सा रिएक्शन है, ये अल्कोहल है आपका, और अल्कोहल को PCl5 से रिएक्शन कराते हैं। तो याद रखना, अगर PCl5 हो या PCl3 हो या फिर SOCl2, इन तीनों में से कोई भी हो, तो ध्यान देंगे कि OH जो है ना वो Cl में कन्वर्ट होगा, अगर इन तीनों में से कोई भी रहता है तो सिंपल OH को उठा के Cl बना दो तो बनेगा CH3 और Cl। अब क्या क्या होगा ध्यान देना जरा, अगर PCl5 होगा तो प्रोडक्ट बनेगा POCl3 के साथ साथ HCl एज अ बाई प्रोडक्ट। अगर PCl3 होगा तो बाई प्रोडक्ट बनेगा H3PO3। ये सब आपको मैं क्लासरूम में सिखा चुका हूं। और अगर SOCl2 होगा तो बाई प्रोडक्ट बनेगा एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एक बनेगा आपके पास HCl गैस। तो ध्यान देना कि कौन सा रिएजेंट यूज किया जा रहा है। PCl5 के केस में बाई प्रोडक्ट POCl3 प्लस HCl होगा, PCl3 के केस में H3PO3 होगा, और SOCl2 के केस में SO2 और HCl होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। नेक्स्ट है Z नंबर पर, एल्कीन है, हमने रिएक्ट करवा दिया पानी के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+। इस रिएक्शन का नाम क्या है? तो हाइड्रेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये मार्कोनिक रूल को फॉलो करता है। और मार्कोनिक रूल अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, किसका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का। तो देखें तो यहां पर आप देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, इसमें आपके पास लेस हाइड्रोजन है और इसमें आपके पास मोर हाइड्रोजन है ना। और पानी किस फॉर्म में टूटता है, तो H प्लस OH माइनस के फॉर्म में। अब करना कुछ नहीं है, मार्कोनिक रूल के अनुसार नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CHOH और फिर हो गया आपके पास CH3, इसको बोल रहे हैं हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बोल रहे हैं, 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरीके से आपका कुछ इंपॉर्टेंट कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है। और ये जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ये लगभग 2009 जैक बोर्ड से लेकर के 2022 जैक बोर्ड तक की कुछ क्वेश्चंस थी, है ना। नाउ इसी में कुछ और रिएक्शन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के आधार पे। ये हमारे पास फिर से वही कार्बोक्सिलिक एसिड SOCl2 से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो अभी मैंने एक बात बताया था आपको कि जब भी SOCl2 लेंगे तो OH किस में कन्वर्ट होगा, Cl में। तो भाई इस वाले केस में क्या OH है, देखो तो बिल्कुल है सर, यहां भी OH है और यहां भी OH है। तो OH को सिंपल Cl बना दो, कहानी खत्म हो जाएगा। OH को क्या बना देंगे, तो Cl बना देंगे। तो यहां पर हो गया COCl और यहां हो गया COCl। बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, SO2 गैस और दूसरा बनेगा HCl गैस, कहानी खत्म हो गया। आगे बढ़ने, ये वाला रिएक्शन भी अभी आपने जस्ट देखा था होल्फ-किस्लर रिडक्शन के दौरान, बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन यहां भी वर्क कर रहा है, बस नाम थोड़ा सा बदलेगा। इसका नाम होता है बाबू सेमी कार्बाजाइड। इसका नाम क्या है, सेमी कार्बाजाइड नाम है इसका, ठीक है। करना क्या है, वही सेम चीज, यहां से ऑक्सीजन उठा लो और यहां से हाइड्रोजन उठा लो, पानी निकल गया। अब इस नाइट्रोजन को कार्बन से कनेक्ट कर देंगे तो बनेगा कुछ ऐसा, CH डबल बॉन्ड N NH CO और NH2। अब इसका नाम क्या होगा, तो सेमी कार्बाजोन इसका नाम होगा, सेमी कार्बाजोन इसका नाम होगा। ये भी एक प्रकार का होल्फ-किस्लर रिडक्शन का ही पार्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़े अगले क्वेश्चन पर, यहां पे फिर से देख लो क्या रिएक्शन है। ये है फिनोल, क्या है, फिनोल है और मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इस रिएक्शन का नाम होता है राइमर-टाइमन रिएक्शन, राइमर-टाइमन रिएक्शन। और राइमर-टाइमन रिएक्शन आपको पता है किस तरीके से काम होता है, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं। यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप लग जाते हैं, CHO। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सलीसैल्डिहाइड, सलीसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये आपके पास होता है राइमर-टाइमन रिएक्शन। नेक्स्ट है HBr के साथ पेरोक्साइड, ये रिएक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। ये एल्किन का पार्ट है, पेरोक्साइड होगा कौन सा रूल, एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ Br उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो Br गया इस कार्बन पे, हाइड्रोजन गया जहां पे हाइड्रोजन कम था उस कार्बन पे। प्रोडक्ट बना CH3 CH2 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 और फिर क्या हो गया, Br हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे जो आपके 2009 से लेकर के 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अंदर में, उतना हम लोग रिएक्शन कर चुके हैं, ठीक। तो अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा इतना ही क्लोज करते हैं। उसके बाद तुरंत थोड़ी देर के बाद एक और वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम लोग नेक्स्ट यहां से स्टार्ट करेंगे कि कन्वर्सन किस आधार पे करना है। कन्वर्सन में भी 2009 से लेकर के 2022 तक की क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। थैंक यू वेरी मच।